100 अंक हिंदी, चैप्टर संख्या 7, नाम है ओ सदा नीरा। ओ पुकारने के सेंस में है, ओ माने हो, सदा का मतलब होता है हमेशा, नीरा मतलब जल। सदा नीरा मतलब हमेशा बहने वाली नदी। नदियां ऐसे दो प्रकार की होती हैं। जिस नदी में सालों भर जल का प्रवाह होते रहता है उस नदी को बारहमासी या सदानीरा कहते हैं, और जिस नदी में वर्ष के कुछ महीनों में ही जल का प्रवाह होता है उस नदी को बरसाती नदी के नाम से या मौसमी नदी के नाम से जानते हैं। तो वो सदानीरा, वैदिक ग्रंथों में गंडक नदी को सदानीरा कहा गया। वैदिक काल में गंडक नदी को सदानीरा कहा गया। तो वो सदानीरा एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर एक लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी और प्रशासक थे। जगदीश चंद्र माथुर एक लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी और प्रशासक थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा से एमए की शिक्षा प्राप्त किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से एमए की शिक्षा प्राप्त किया था, और 1941 में आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, जो अब यूपीएससी बोर्ड लेती है, 1941 ईस्वी में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण करके मतलब पास करके अमेरिका प्रशिक्षण के लिए गए, क्योंकि उस समय भारत में आईएएस के प्रशिक्षण के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं था। जैसे आज लक्ष्णा है, और लक्ष्णा नहीं था। उसके बाद प्रशिक्षण करके जब इंडिया लौटे तो बिहार सरकार का सचिव बने, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का सचिव कोई आईएएस अधिकारी ही बनता है, कोई नेता नहीं बनता है। तो बिहार सरकार के सचिव बने। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक भी रहे जगदीश चंद्र माथुर। ऑल इंडिया रेडियो, जो रेडियो का प्रसारण करती है, पूरे रेडियो पर जिनका नियंत्रण है, ये ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक रहे। कुछ दिन सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार भी रहे। सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार भी रहे हैं। उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फेलो प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में अनेक सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे विद्या वारिधि पुरस्कार, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार। अनेक सारे साहित्यों का इन्होंने रचना किया है, जिसमें कुछ प्रमुख है मेरी बांसुरी, इनकी पहली रचना है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, दशरथ नंदन, गगन सवारी, कुंवर सिंह की टीक और ओ सदानीरा तो शीर्षक हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये जो ओ सदानीरा शीर्षक निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, इस ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में कवि ने बिहार की चंपारण की संस्कृति का, बिहार का एक प्रमुख जिला है चंपारण। आज चंपारण दो भागों में बटा हुआ है, एक का नाम है पूर्वी चंपारण और एक का नाम है पश्चिमी चंपारण। बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो बिहार की चंपारण जिला के संस्कृति का, कल्चर के बारे में इसने चर्चा किया है। चंपारण
जो बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित बिहार का एक जिला है, और एक नदी जिसे बिहार में गंडक कहते हैं, उत्तर प्रदेश में नारायणी कहते हैं। बिहार में क्या कहते हैं? गंडक, और उत्तर प्रदेश में नारायणी कहते हैं। यह नेपाल से क्या होती है? नेपाल से प्रवाहित होती हुई आती है और बिहार के पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर जिला बहती हुई पटना के निकट गंगा में जाके क्या होती है? मिल जाती है। कभी लिखते हैं निबंध में कि गंडक नदी के दोनों किनारे नाना प्रकार के पेड़, जैसे पलाश, शाल, नाना प्रकार के पेड़, जंगली पेड़ से घिरा हुआ है। लेकिन कहावत है कि पेड़ थी, इस पेड़ के कारण नदी की सुंदरता और चंपारण की धरती की सुंदरता देखने के लायक थी। लेकिन कहा जाता है कि आप सबने अपने घर में बड़ों के मुख से कैकेयी का नाम सुना होगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी सबसे छोटी थी, दशरथ की सबसे प्यारी पत्नी थी, सबसे लास्ट में विवाह किया था। उन्होंने किसी अवसर पर दशरथ को सपोर्ट किया था। राजा दशरथ ने कहा कि तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, तुम्हारा तो प्राण बचाई है। कैकेयी ने कहा कि जब समय आएगा तुम्हें मांग लूंगी, अभी क्या मांगे, अभी जरूरत नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई का विवाह हो जाता है। दशरथ बुढ़े हो जाते हैं। अब कहानी ये होती है कि अब श्री राम का राज्याभिषेक होगा, अब श्री राम अयोध्या का राजा बनेगा। कैकेयी की एक दासी थी, नाम था मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को चढ़ा दी कि तुम तो राजा की सबसे प्रिय पत्नी हो, तुम तो जो मांगेगी देगा। अगर राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता बनेगी, अगर तुम्हारा बेटा भरत राजा बनेगा तो तुम राजमाता बनेगी, क्योंकि राजमाता का सम्मान राजा से ही बड़ा होता है। फिर तू तो कौशल्या की दासी बन जाएगी। लगता है कि दासी में तो क्या हो गया, बड़ी दीदी का दासी बन के रहना, और मेरा बेटा अपने बड़े भाई का दास बन के रहेगा तो क्या दिक्कत है? बड़े भाई तो पिता तुल्य होता है। लेकिन चुगली जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो बात को इस तरीका से आपको बताएगा, कहेगा, हाँ, कि व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम सब किसी न किसी चुगलखोर से सारे लोग कभी न कभी पंगा लिख पर पड़ा होगा, और क्या क्षति हुआ होगा तुम खुद जानते हो, मैं व्याख्यान क्या करूं। कैकेयी को चढ़ा ले, कैकेयी चढ़ गई। कैकेयी का कोप ऐसा हुआ कि राजा दशरथ को अपना वचन बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा। राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया और भरत को कैकेयी के कहने पर राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। कैकेयी का कोप जैसे अयोध्या राज्य को तहस नहस कर दिया, श्री राम को 14 वर्षों के लिए जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया। वही 1962 में बिहार में चंपारण में बाढ़ आई थी, गंडक नदी में। चंपारण के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। उस बाढ़ का तुलना कवि ने कैकेयी से किया है, कैकेयी के कोप से किया है। क्योंकि आखिर बाढ़ आया क्यों, तो कवि लिखते हैं कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू। वसुंधरा भोगी, वसुंधरा मतलब धरती, धरती का भोगने वाला इंसान, क्योंकि हम सब धरती का भोगने वाले हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाकलाप धरती पर करते हैं। और धर्मांध एक तरफ करते हैं कि जंगल हमारे वृक्ष के समान है, पेड़ हमारे वृक्ष के समान है। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है नहीं है तो हम नहीं है। लोगों ने अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सारे जंगल को काट डाला। तो ऐसा पलंग बनेगा, ऐसा सोफा बनेगा, ये बनेगा, इसमें सारे जंगल को काट दिया। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पानी को रोकने की सामर्थ्य किसी में थी नहीं, बाढ़ आ गया। ऐसा जंगल होता तो बाढ़ नहीं आती 62 में। कभी कहते हैं किसी जंगल के बीच में एक राजा था, कर्नाट वंश का राजा था, जिनका नाम था हरि सिंह देव। बड़ा समृद्ध जंगल के बीच में बड़ा समृद्ध राज्य था, किला वेद था, और जंगल भी उसके राज्य के लिए किला का काम कर रहा था। 1325 ईस्वी की कहानी है। मुसलमानों का एक शासक आगरा का राजा था, गयासुद्दीन तुगलक। उसको इच्छा हुई कि पूरे हिमालय के क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिया जाए, पूरे बिहार की भूमि हमारे कब्जे में आ जाए। 1325 में आक्रमण किया,
आक्रमण किया, उसने क्या पाया? आक्रमण किया तो उसने ये देखा कि सारा सेना आया, जंगल के किनारे खड़ा हो गया, क्योंकि जंगल में घुसने के लिए रास्ता ही नहीं था। इतने घनघोर जंगल थे कि पेड़ आपस में इतने जकड़े हुए थे, सटे हुए थे कि आगे बढ़ने का ये नहीं है। सेना हिम्मत हारने लगी, कहा कि महाराज आगे कैसे बढ़ोगे? कब लिखते हैं क्या तुगलक उतरा घोड़ा से, तलवार निकाला, पेड़ को लगा काटने, सारा सेना फिर गया और जंगल के बीचों बीच बहुत चौड़ा रास्ता बना दिया। तो कर्नाटक वंश की राजा को जीतने के लिए गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भी, मुसलमान राजाओं के द्वारा भी चंपारण के क्षेत्र के जंगल को क्षति पहुंचाने का काम किया गया। सड़क बनाने के लिए ऐसा किया। हरिसिंह देव को पता चला कि हमारे राज्य पर आक्रमण हो गया, उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर कहां चला गया? नेपाल चला गया। कहते कि आदिकाल से ही चंपारण की संस्कृति इतनी मनोरम है, इतनी सुंदर है कि प्राचीन काल से ही चंपारण की संस्कृति को देखने के लोगों का तांता लगा हुआ था, खूब लोग घूमने आते थे। आज से 5-6 साल पहले थारू, भांगर, ये जनजातियां यहाँ पर आकर बस गई। थारू मूल रूप से राजस्थान का निवासी था, यहाँ पर आकर के बस गई। भांगर उराव भाषा का शब्द, इसका मतलब भारी का मजदूर। कहा जाता है कि हाँ, थारू उराव के अलावे और भी मुंडा, लोहार, ये जनजातियां भी यहाँ पर आकर क्या हो गई? बस गई। और यहाँ जब बस गई, कुछ तो बस गया और कुछ को जबरदस्ती भारे का मजदूर बना कर लाया गया, क्योंकि बेतिया राज की सहायता से जो अंग्रेज थे नील की खेती करवाने लगे। इसमें कुछ भुइयां जनजाति भी लोग आए, दक्षिण भारत से भुइयां, जो रियल में मुसहर जनजाति जो होती, उनको भी लाया गया। बड़ा सुंदर जिला था, समृद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन मुसलमान शासकों के प्रवेश और अंग्रेजों के प्रवेश के कारण इस क्षेत्र के लोग धीरे धीरे क्या होने लगे? गरीब होने लगे, अत्याचार ज्यादा किया। कभी लिखते हैं कि आदिवासी आया, लौटने का मौका नहीं मिला, तो इन आदिवासियों का जो जीवन था खास करके बड़ा ही सुंदर था। थारू लोग हस्तकला में निपुण थे, यानी हाथ से किसी वस्तु को बनाने की कला में एकदम निपुण थे। ये लोग सीक का डलिया बनाते हैं, जिसे आप लोग कौर कहते हैं, सीकी का बड़ा सुंदर डलिया, उसमें झाड़ा लटका देता था, लाल पीला रंग बिरंगे रंग से उसको रंग इतना मनमोहक मनोरम बनाता कि देखने में ही मिलता। रीति रिवाज उनका परंपरा ही अलग था। उनका परंपरा है कि नियम है कि जिसकी विवाह हो गई, आज दुल्हन विवाह करके आई है, कन्या विवाह करके आई है, तो कल क्या होगा कि उसकी ही पत्नी उसके लिए भोजन लेकर क्या होगी? खेत में जाएगी। और क्या करती है कि खाना ले जाने का तरीका था उसका, एक पीढ़िया माथा, एक तो माथा पर पीढ़ा रखेगी, अब पीढ़ा के ऊपर से नहीं, सीक वाला डलिया, जैसे मान लो डलिया को डालेगी और उस डलिया के तौर में, डलिया में अंदर बड़ा जगह होता है, थाली रखेगी, चावल दाल, कलेऊ कहते हैं। हाँ, दोनों हाथ से डलिया को पकड़ेगी, अपने आंचल को दांत से क्या करेगी? दबाएगी। कवि लिखते हैं कि वह दृश्य बड़ा ही नव सुंदर, दुल्हन हाथ गोर रंगा हुआ है, मेहंदी लगा हुआ है, चेहरे का जो लालिमा है उतरा नहीं है, और ऐसे लेकर अपने पति को कलेवा खिलाने जाती है। मानो कि सृष्टि की सारी सुंदरता वहीं पर आ गई। लेकिन ये सुंदर संस्कृति अधिक दिनों तक नहीं चला, ये मधुर संस्कृति अधिक दिनों तक नहीं चला। और शाम के समय में क्या होता था? ये थारुओं की अपनी एक परंपरा थी कि शाम के जब पुरुष काम करके आते तो महिला पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते। पुरुष हाथ में लाल रुमाल बांधकर ऐसे से हिलाता और महिला लोग नृत्य करती। और आप लोग जैसे छोटे छोटे उनके बाल बच्चे, कोई हिरण के रूप, कड़िया उड़िया लगा कर, कुछ हिरण के रूप में, बाघ के रूप में, तो सियार के रूप में उससे बीच में कूदता, बड़ा ही सुंदर लगता। आदिवासी की अलग परंपरा रही। बाद में अंग्रेज का आया, उन परंपराओं का धीरे धीरे क्या होने लगा? लोप होने लगा। और बेतिया महाराज ने तो चंपारण को बर्बाद ही कर दिया अपने ऐसे लिफाफ में।
अंग्रेजों लगाए, यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली को लागू कर दिया। नियम बना दिया कि जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है उसमें 3 कट्ठा जमीन पर खेती करनी है। और जो अंग्रेज नीले थे वो बेतिया राज से बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा ले लिया और इन भाड़े के मजदूरों से, आदिवासियों से गुलाम जैसा व्यवहार करके उस पर लगा खेती करवाता। ये जो बड़े बड़े रैयत बन गए उनका तो ठाठ बाट का बहुत बड़ा कोठा हवेली बन गया, हवेली में रहते थे और कम मजदूरी के दर पर या बिना मजदूरी दिए उन आदिवासियों से क्या करते थे, खेती करवाते थे और परेशान करने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। रैयत तो और धनिक बन गया। रैयत बहुत ज्यादा धनिक बन गया। ये लोग इतने ज्यादा अत्याचार करते थे कि इनके अत्याचार की बात सुन लो कि यदि किसी रैयत को के घर में शादी विवाह होता तो सबको टैक्स देना पड़ता। जो घर में शादी होने वाला, जन्मदिन मनाना है तुमको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको कोरा का मार खाना पड़ेगा। हमको हाथी खरीदने का मन है तो हाथी खरीदने के लिए रैयतों को पैसा देना पड़ता था। किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया घर में लोगों का, तो स्वास्थ्य में इलाज कराने के लिए अपनी मेहनत का कुछ रुपया देना पड़ेगा। रैयत की आवश्यकता को पूरा किया। आवश्यकता पूरा करना है। इसमें वो अत्याचारी था, सबसे बड़ा अत्याचारी था अमोलवा गांव के, अमोलवा कोठी के साहब एमन साहब। इतना राक्षस था उस समय। अमोलवा कोठी के कहां के थे? अमोलवा कोठी के एमन साहब। इनके अत्याचार की तो बात ही मत सुन लो। अगर पूरी बात का निचोड़ लिया जाए तो जब तक बेचारों के घर नहीं जा रहा था, एक आदमी को उसका टमटम बच्चा को पीछ नहीं देता, गोर हाथ तोड़ नहीं देता या मर्डर नहीं कर देता, उस दिन उससे भूखे नहीं लगता था। राक्षस हमने कहा, पापी तो नीचा ये हो गया थोड़ा सा। आज के डेट में रहता था, आज के डेट में भी है ना, नाम बदल गया। ये आतंकवादी क्या है जो भीड़ भर में बम फीट कर देते हैं, क्या उनको मिलता है? निहत्थे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। आज भी रूप बदल गया है। वो दिखा के करता था, ये चुरा के करता है तो जरूर। अत्याचार करते थे, बोलने का हिम्मत नहीं था। कल जला दिया, बोलना नहीं है, शिकार करने गया, वो रास्ता पर चलते रास्ता ऑलरेडी खाली होता कि ये मन साहब आ रहे हैं, डर से रास्ता साइड हो जाता। क्यों? इसके पीछे कारण था कि लोग पढ़ा लिखा नहीं था, शिक्षित नहीं था और सीधा साधा था। दक्षिण भारत के किसान बागी थे, दक्षिण बिहार के किसान क्या थे? बागी थे। लेकिन गंगा नदी पर तो पुल बना नहीं था तो वहां पर आके विरोध कर सके। और अंग्रेज या बड़े जो लोग थे गंगा नदी पर पुल बनने नहीं देना चाहते नहीं थे कि गंगा नदी पर यदि पुल बन जाएगा तो बागी किसान क्या कर जाएगा? प्रवेश करेगा, और प्रवेश करेगा तो हमारा चाल चलेगा? इसीलिए तो नहीं चलेगा। इसलिए कि दक्षिण के बागी किसान कहीं प्रवेश न कर जाए, और प्रवेश करेगा तो परेशानी होगी। इसी कारण दक्षिण के किसान बिहार में प्रवेश, उत्तर बिहार में प्रवेश न करे, गंगा नदी पर पुल नहीं बनाता। जब जबरदस्त बात पकड़ लिया था, जैसे आज के नेता पकड़ लिया है, राजनीति में आने वाले आज के लोगों को पकड़ लिया है कि तुम्हारी औकात क्या है बिहार के लोगों की, एक बोतल शराब पिया दो। भले भी नीतीश कुमार ने बंद करा दिया है। जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा, ईमानदार नहीं होगी, नहीं दारू बंद होगा। पेपर में लिख देने से कुछ होने जाने को नहीं है। अब तक घर पर लोग पहुंचा रहा है। तो प्रश्न क्या है? मैं देखता हूं, अभी कल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये किए हैं, लेकिन जब तक हमारी नैतिकता नहीं सुधरेगी, सरकार तो रोक लगाएगी, प्रशासन तो रोक लगाएगी, लेकिन क्या है, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो प्रशासन घर घर आकर थोड़ी ना कहेगी। क्योंकि चोर भी, हत्यारा भी हमारे समाज के ही कोई लोग होते हैं। और सरकार ने शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? इसलिए लगाया कि समाज के लोगों की नैतिकता उठ सके, उसके चरित्र का उत्थान हो सके, उसकी जो मेहनत करके कमाता है उसकी पैसा कुछ बच सके, उस पैसा से अपने बाल बच्चों को शिक्षा दे सके। लेकिन ऐसा नहीं, लोग सुधरना चाहते नहीं है, दुरुपयोग कर रहा है, अच्छा व्यवसाय बना लिया है और गर्व करता है। हम करते हैं, क्या कर लेगा पुलिस में? तो क्या करे? प्रशासन भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेईमान है, पकड़ता है, कुछ ले दे करके उसको मुक्त कर देता है। सरकार का उसी के लिए हाँ, तो यहाँ प्रश्न क्या है कि
राजेंद्र बाबू लिखते हैं, भारत के स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बाद में बने। वो लिखते हैं कि 1917 में कहावत है, अत्याचारी का अत्याचार तब तक चलता है जब तक अत्याचार का विरोध करने वाला कोई नहीं आता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस धरती पर अधर्म का राज बढ़ता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और अत्याचारी का अंत करते हैं। बात यही हुई, इस चंपारण के क्षेत्र के लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए महात्मा गांधी जैसे अवतारी पुरुष पैदा हुए। और राजकुमार शुक्ल, धन्य है वह किसान राजकुमार शुक्ल, जिसने साहस जुटाया कि चलो गांधी जी को आग्रह करे, बुलाए उनको चंपारण के क्षेत्र में। महात्मा गांधी को क्या किया, बुलाया। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आने को तैयार हो गए और अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे। चंपारण आए तो चंपारण आने के बाद श्री रामदयाल शाह से उन्होंने मिला, और रामदयाल शाह जो चंपारण के थे, मोतिहारी के थे, उन्होंने ही महात्मा गांधी के चंपारण में रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था किया। हरवंश शाह जो मुजफ्फरपुर के वकील थे, वो मुजफ्फरपुर से महात्मा गांधी के साथ मोतिहारी तक आए थे। गांधी चंपारण आए तो रामनवमी प्रसाद से भी उन्होंने क्या किया था, मुलाकात किया था। गांधी आए, जाने वाले लोग का मैं नाम लिया हूं, यहाँ का चर्चा है, पूछ सकता है। गांधी जी यहाँ क्यों आए थे? किसानों के दुर्दशा को सुधारने के लिए, रैयतों के दुर्दशा को सुधारने के लिए। जो कोठी वाले लोग, नीलहे लोग, उन पर अत्याचार करते थे। गांधी जी हर क्षेत्र में हाथी पर बैठकर घूमते थे ताकि दूर दूर तक देखा जा सके, लोगों को जान सके, क्योंकि पैदल कहां से चलेंगे। गांधी ने इस क्रम में क्या देखा कि हाँ, लोगों की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि लोगों के मन में डर है। लोगों के मन में क्या है? अगर लोगों के मन से डर को हटा दिया जाए, लोग स्वतः अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, विकास कर लेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि गांधी जी के आने से पहले भारत की राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, एक से बढ़कर एक वीर लोग थे, विचारवान लोग थे, लेकिन लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो डर था, उस डर को हटाने के किसी ने काम नहीं किया। गांधी राजनीति में आया तो कुछ नहीं किया, केवल अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में जो डर था, उस डर को हटाया। दूसरा, भारतीयों में एकता नहीं थी, उस एकता को कायम किया। तो याद रखो, जब किसी के मन से, तुम्हारे मन में जो डर है, डर हट जाए और तुम में एकता बरकरार हो जाए, तो किसी भी जंग को बिना हथियार के भी जीता जा सकता है। गांधी ने बिना हथियार के जंग को जीता है। इसलिए गांधी एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचार थे। तो हमेशा इस बात को ख्याल रखने की जरूरत है। तो गांधी जी यहाँ है। राजेंद्र बाबू लिखते हैं कि जब गांधी चंपारण में प्रवेश किए तो समझो कि बिजली चकाचौंध हो गई, जैसे 40 वोल्ट का करंट प्रवाह हो गया लोगों के मन में। गांधी जी घूमे तो गांधी ने यही महसूस किया कि यदि लोगों में शिक्षा दे दिया जाए, ज्ञान दे नॉलेज दे दिया जाए, तो ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति के मन में जो डर होता है, वह डर क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्योंकि देखा, गांधी जब हाथी पर के घूम रहे थे तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पीठ पर बैग टांग के, झोला टांग के बड़ी दूर पढ़ने जा रहे हैं। तो आसपास में विद्यालय होगा, 100 पढ़ेगा, निकट होगा। तो गांधी ने चंपारण में 3 विद्यालय खोला, बरहरवा, मधुबन और भितरहवा। बरहरवा, मधुबन और भितरहवा में विद्यालय खोले। उन विद्यालय में आज के कलयुगी जैसे मास्टर नहीं बहाल किया। आज के जो विद्यालय सरकारी कॉलेज में टीचर हैं, वो कलयुगी टीचर हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्मूला हो गया है, क्योंकि प्रशासक भ्रष्ट हो चुका है। दोनों विद्यालय न जो हर महीना में से 20% हमेशा देते रहो ना। जब मैं पढ़ता था इतने कोचिंग नहीं थे, सही बोल रहा हूँ। हम लोग पूरी तरह सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। हमने कभी विद्यालय में प्राइवेट पैर नहीं रखा, कभी होम ट्यूशन पढ़ा ही नहीं 10वां तक। हाँ, 11 में पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि 11 कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है। और 10 तक नहीं पढ़ा। एक से बढ़कर एक हमारे टीचर थे, व्याख्याता थे। 1 घंटा पूरी क्लास चलती थी, कम से कम 50 मिनट 55 मिनट। टीचर भी ईमानदार थे।
चलता है, लेकिन वो ईमानदारी नहीं रह पाई टीचरों में। आएंगे रोड में बैठ के गप सप करेंगे, खैनी लगा के खाएंगे, मोबाइल को चलाएंगे, लेकिन सरकार पैसा देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाएंगे नहीं। फॉर्मूला हम सुने कई बार, तब बोलता हूँ बार बार कि 11 बजे देना, 1:30 बजे भेंटना। और ऐसे भी लोग आ गए हैं, 80% ऐसा टीचर आ गए हैं जिनमें पढ़ाने की योग्यता नहीं है। ये हमारी माननीय भैया सरकार समझ रही है, लेकिन वो भी वोट बैंक के लिए इस पर ध्यान देते नहीं। गांधी ने आज के जैसे कलयुगी शिक्षकों को बहाल नहीं किया, यहाँ पर वहां पर निष्ठावान योग्य कार्यकर्ताओं को शिक्षक के रूप में बहाल किया। जैसे बरहरवा विद्यालय में एक बहुत बड़े इंजीनियर बपन जी गोखले, उनकी पत्नी भी बहुत विद्वान थी, अवंतिका बाई, उनको कहा कि भाई आप पढ़ाओ, यहाँ शिक्षा का दान करो, ज्ञान का दान करो, ताकि लोगों का कल्याण हो। साथ में देवदास गांधी को भी वहां रख दिया। मधुबन विद्यालय में बात करते हैं तो मधुबन के विद्यालय में गुजरात के एक बहुत बड़े समाज सुधारक शिक्षक नरहरिदास पारिक को रखा, उनकी पत्नी को रखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी थे सचिव महादेव देसाई, उनको भी रखा, तुम यहाँ रहो। कुछ दिन आचार्य जेबी कृपलानी भी मधुबन विद्यालय में शिक्षक के रूप में पढ़ाए हैं। और भितरहवा विद्यालय में एक डॉक्टर को रखे, डॉक्टर देव ब्रह्मन और सोमन जी को रखे। बाद में भितरहवा में पुंडरीक जी आए। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई भी उस विद्यालय में कुछ दिन आश्रम में रही। नपातुला पाठ्यक्रम था, सिलेबस एकदम फिक्स था। सिलेबस का तरीका था कि ये नहीं कि आज की तरह डिग्री वाला पढ़ाई नहीं करना है भाई, क से करेला क से कबूतर नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ सिखाया जा सके। लोगों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी कि पढ़ो और कुछ सीखो, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट करो, जो बनाया उसको मार्केट में बेचो, जो पैसा आए उस पैसा शिक्षक का वेतन हो जाएगा, सरकार पर बोझ नहीं रहेगा। बेसिक विद्यालय गांधी ने खोला था, आज भी है कई जगह बेसिक विद्यालय वाला। वहां बच्चों को पढ़ाई के साथ कुछ हुनर सिखाना है, जो चीन में होता है। और जब बच्चा जापान में बच्चा सीख लेगा, स्किल का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो बच्चा वहीं से कुछ करना शुरू कर देगा। सरकार पर बोझ नहीं बनेगा कि हम बेरोजगार हैं, स्वरोजगार क्रिएट करेगा। और वैसे स्वरोजगार क्रिएट करने के लिए सरकार, बिहार सरकार 10 लाख रुपए आपको दे रही है। फॉर्म भरो, तुमको लोन दे रही है, उसमें 5 लाख फ्री हो गया और 5 लाख का ब्याज लगेगा। लेकिन तुम्हारे तो वो स्किल होगा तब ना तू लेगा। सरकार तुमको पैसा दे रही है, इसका फायदा कौन उठाते हैं? पढ़े लिखे लोग उठाते हैं। और ज्ञान के अभाव में सोचो 10 लाख मिल रहा है, महिला को तो ब्याज फ्री है, लेकिन पढ़ेगी तब ना। यहाँ पर आती है तो गपशप करके चल जाती है, कहेगी सर हम तो गरीब रहेंगे। तो नॉलेज का फायदा उठाओ ना। 5 लाख नहीं लौटाना पड़ता है, 10 लाख दिया, 5 लाख तो अपन हो गया, 5 लाख सरकार को लौटाना है। पुरुष को बहुत कम ब्याज, महिला को भी ब्याज नहीं देना है। लेकिन महिला के नाम पर उठाने के लिए उस महिला का विवाह जिससे हुआ है उसके पति के पास ब्रेन चाहिए ना। अब कहो कि अमीर अमीर हो रहा था क्योंकि अमीर के पास ब्रेन है। तुम्हारे पास ब्रेन है तो 10 लाख के मोबाइल में घुमा रहे हो, साली डंडा में घुमा रहे हो, टीवी पर सीरियल देखने में अपने ब्रेन को लगा रहे हो। अरे रुक, आई फलनमा जब इतना घटना घटले बिहान कथी देखता गलती की सही। तो अगर आप पिछड़े हैं तो पिछड़ने में बहुत सारे सफलता और असफलता में एक शब्द का डिफरेंस होता है, एक वर्ण का अंतर है। अ का अंतर है सफलता और असफलता में, वही आपको पीछे और आगे दोनों ले जाता है। खैर अब मुद्दे की बात पर आते हैं। यहाँ पढ़ाई शुरू हुई, गांधी जी ठहरे कहा कि आश्रम नहीं तो व्यवस्था करवाया जाएगा। तो मठ के महंत जी ने महुआ के पेड़ के नीचे रहने के लिए जगह दिया था। आप मरई बना गांधी जी के लिए, लेकिन एमन साहब आए तो मरई में आग लगा दी। कर्मचारी नहीं, लेकिन एमन साहब लगाया। तो बड़ा क्रूर था ना, वो राक्षस था। हालांकि बाद में वहां पर बढ़िया घर बना। और इसी भितरहवा विद्यालय में पुंडलिक जी भी पढ़ाने आए। पुंडलिक जी बेलगांव से आए थे, कर्नाटक से, बच्चों को पढ़ाते थे। हालांकि सरकार ने उनको कहा कि नहीं, तुमको भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। उसी भितरहवा विद्यालय में एक बार एमन साहब प्रवेश किए। तो नियम था जब घोड़ा पढ़ाएंगे तो घर का जो मुखिया होगा, मालिक को घोड़ा के लगाम पकड़ेगा तब उतरेंगे। टीचर पढ़ा रहे थे,
पुंडरीक जी क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। पुंडरीक ने निर्भीकता अगर सीखी तो किसी से? कि गांधी से सीखी थी। ये साहब का आदमी गया कि साहब आए हैं, बोला उतार के बुला लाइए। क्यों आया है? तो आपसे मिलने। तो हमसे मिले तो हम क्या जरूर आएगा मेरे यहाँ? अगर हमसे मिलने आया है तो वो मेरे यहाँ आएगा। मैं यहाँ छोड़ के जाने वाला, मैं शिक्षक हूँ, उसको मिलना है। यही पर इमाम साहब का घमंड क्या हो गया? टूट गया जब वो मिलने नहीं आया। अगली बार आए तो लगाम पकड़ने के लिए चौकीदार भी खड़ा नहीं हुआ। चंपारण में गांधी ने कुछ नहीं किया। चंपारण में गांधी ने एक ही किया कि लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो डर था, डर को भगा दिया और निर्भीकता पैदा कर दिया। गलत कि सही? और जैसे ही लोगों के मन में निर्भीकता हो गई, जैसे आज श्रीमान लालू प्रसाद का जय जयकार गरीब लोग क्यों करता है? इसके पीछे कारण है कि 1990 के पहले मैं देखा हूं, कल वोट होने वाला है। अरे वो मालिक को ना के वोट देवे, बुर्बक कहे जो खेत में कथी वोट देवे? आज रात भोज कर ली है नेता लोग, उनको पैसा दे भात दाल तरकारी भर पेट खिया दिया और जाके वोट छपा गया। जो नहीं, तुम्हारा अधिकार है। मैं एक वोट देता हूं तो भी एक गिना, तुम भी गिनेगा। तुम चुन सकते हो तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है। आज कोई नेता आता है तो गरीब के दरवाजे पर जाता है, क्योंकि 100% वोट गरीब करता है। अमेरिका कहता है कि हमार बेटी हमारे घर वाली उतना दूर जाती वोट देवे, वो जाता ही नहीं है तो नेता क्यों तुम्हारे दूरा पर जाएगा? भाई नेता तुम्हारा मुंह देख के थोड़ी जीतेगा, तो वोट से जीतेगा ना। तो गरीब के बस्ती में जाता है। और हर नेता आ रहा है तो आज SC ST OBC की राजनीति कर रहा है, क्योंकि वहां वोट बैंक क्या है उसका, ये समझने की बात है। अगर बात समझ में आया तो गुड, नहीं तो वेरी गुड तो है। अधिकार गांधी ने ही किया, उसी से हमारे लालू प्रसाद सीख लिए कि गांधी जी की बात पकड़ लिए कि लोगों को क्या कर दो, सक्रिय बना दो, दीवाना बन जाएगा तुम्हारा। तो ये है। उसके बाद लिखते हैं आगे कवि कि इस नदी के किनारे बहुत प्रकार का अशोक के द्वारा स्थापित किया स्तंभ है, जैसे लौड़िया, नंदनगढ़, कुशीनगर, अरेराज, केसरिया, हाँ चंदनगढ़, वैशाली। क्या बुद्ध इसी नदी के किनारे किनारे मल्ल या अन्य महाजनपद में धर्म का प्रचार प्रसार करने जाते थे। लुम्बिनी से नेपाल जाने का ये बढ़िया रास्ता था। और कभी लिखते बहुत सारी बातें हैं कि एक बार गज और ग्रह भैंसा लोटन इसी गंडक नदी पर एक जगह है। इंसान को जीवन में कुछ करना है तो अपने ताकत, अपने पैसा पर घमंड नहीं करनी चाहिए। इस धरती का वर्तमान समय में सबसे विशालकाय जीव हाथी है। हाथी को स्वाभिमान हो गया था, जिसमें कोई हरा कैसे सकता है। पानी में रहने वाला एक 3 हाथ का जीव गराह मगरमच्छ ने चैलेंज दिया कि हम तुमको पराजित कर देंगे, हिम्मत है तो हमसे टकरा के देख लो। को लगा इतना बड़ा जीव तो एक लात मारेंगे तो कितना कोस दूर भागेगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। हमको पराजित करने की बात कर रहा है। लात पड़ेंगे और मर जाएगा। नदी में, किसी गंडक नदी में भैंसा लोटन नामक जगह पर, जो जहां बहुत बड़ा बराज बना हुआ है, बराज बन रहा था उस समय, वहां पर गया गज मैंने हाथी स्नान करने, ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है। क्या जी, घंटों संघर्ष चलता है। ग्राह उसके पैर को छूने या हाथी को खींचते हुए पानी की ओर ले जा रहा है, क्योंकि पानी में रहने वाले जीव का पानी के अंदर पावर कई गुना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, 100 गुना बढ़ जाता है। और स्थल पर रहने वाले जीव जब पानी में जाते उसका पावर 100 गुना घट जाता है। संघर्ष होने लगा। ग्राह से गज ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन देखा कि अब हम बचने वाले नहीं है। उसे लगा कि ना धरती पर अपने ताकत पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ गांव में कोई 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया रख लेगा तो बहुत बड़े हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों दाने कर देता है। गलती की सही, करोड़ों दान कर देता है। थोड़ा होता तो घमंड, घमंड अपने ताकत, अपने सौंदर्य और अपने धन का घमंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि धरती पर एक से एक सुंदर लोग हैं, एक से एक धनवान लोग हैं, और एक से क्या है बलवान। अंत में ग्राह पराजित होता है, सॉरी ग्राह जीतने के सफलता रहता है। तो गज क्या करता है, गणेश भगवान का सुमिरन करता है कि हम तो आप ही का अंश हैं, रक्षा की जनता प्राण क्या हो जाएगा, आपकी सम्मान धूमिल हो जाएगी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विष्णु का ये सब किए, भगवान वहां प्रकट हुए और ग्राह से
गज को क्या किए, मुक्त करा दिए, कहा कि छोड़ दो पैर। वो तो भगवान विष्णु ही ग्राह बनकर आ गए थे घमंड तोड़ने के लिए, उनको छोड़ा गया। अंत में वहीं पर भैंसवाड़ा में एक मूर्ति मंदिर बना हुआ है जहाँ गज और ग्राह, मगरमच्छ देखना कि हाथी का पैर पकड़ा हुआ है, निकाल दिखा रहा है। ये पूरी कथा इस निबंध में किसने, कोसला नीरा में जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। और खास करके इस निबंध में बिहार की संस्कृति के, बिहार के कल्चर के बारे में चर्चा है। तो आज इतना है।